आदिकाल की चित्रकला। प्रागैतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की कला। जोगीमारा गुफा। साहित्य में चित्रकला। चित्रकला के 6 अंग। 2। आदिकाल की चित्रकला। 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। चित्रकला का उद्गम। अज्ञात है, मानव जीवन की भांति कला के उदय का इतिहास भी बड़ा रहस्यमय, विराट और मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में अपनी आंखें खोलीं, उस समय से ही उसने अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने की कोशिश की और इसको फलीभूत करने हेतु उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारू बना सके। यहीं से मनुष्य की ललित भावना जाग उठी और उसने अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा तूलिका से टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। आज आदिमानव की ये कलाकृतियां उसके जीवन की कोमलतम भावनाओं और संघर्षमय जीवन की सजीव झांकियां प्रस्तुत करती हैं। मानव ने इन चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी आत्मा एवं प्रकृति को अंकित किया है। साथ ही उसकी इस कलाभिरुचि पर अनूठा प्रकाश पड़ता है। इन्हीं असंख्य चित्राकृतियों के अवशेषों के आधार पर आज चित्रकला की एक निश्चित परिभाषा निर्धारित हुई है। चित्रकला की परिभाषा। किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठफलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम। पृथ्वी पर मनुष्य कब और कहां से आया? सभ्यता के क्षेत्र में भारत में चित्रकला का जन्म कब और कैसे हुआ? उसने कब और कैसे उन्नति की? इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर विवादास्पद रहे हैं, किंतु वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह निश्चित हो पाया है कि पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य से हुआ। इसके शनैः शनैः ठंडा होने पर कीट, पतंग, मछलियों, जानवरों आदि का आविर्भाव हुआ और कालक्रम के चक्र से उसकी आकृति की बनावट में भी बदलाव व अंतर आते रहे। मानव का आज जो रूप है वह वन मानुष का ही सुधरा रूप है। चित्रकला का भी विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ ही संभव हो पाया है। प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव और विचारों का विकास किया, इसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके हैं। इन्हीं के आधार पर जीव का यह विकासक्रम 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1 एजोइक युग, 2 पेलोजोइक युग, 3 मेसोजोइक युग, 4 सिनोजोइक युग। 1 एजोइक युग। इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जैव ही था। यह जैव आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ। 2 पेलोजोइक युग। इस युग में जीव सर्वप्रथम अकशेरुकी इन्वर्टब्रेट्स प्राणियों जैसे सिवार, स्पंज, रेंगने वाले जीवधारियों, पक्षियों तथा विशालकाय वृक्षों और जंगलों के रूप में विकसित हुआ। 3 मेसोजोइक युग। इस युग में कशेरुकी जीवों का विकास हुआ जिन्हें सरीसृप रेप्टाइल्स कहते हैं। 4 सिनोजोइक युग। इस युग में आज पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ। इनमें स्तनधारी जीव मैमल्स उत्पन्न हुए जिनमें वन मानुष भी था जिसका बदला रूप आज के मानव जैसा है। मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। यही सृष्टि के विकास का चरमोत्कर्ष और अंतिम चरण माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल। हजारों वर्षों की लंबी काल अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 निम्नांकित खंडों में विभाजित कर सकते हैं। 1 पूर्व पाषाण काल या पुरातन प्रस्तर युग मेगालिथिक एज मेगालिथिक एज 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। 2 मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग मेसोलिथिक एज मेसोलिथिक एज 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। 3 उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग नियोलिथिक एज
10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। एक पूर्व पाषाण काल। इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था तथा पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनाता था। ये अवशेष प्राय पशुओं की अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में की थी। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों से मिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर एवं मद्रास आदि भी ऐसे प्रांत हैं जहां प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजार व हथियार मिले हैं। इस प्रकार भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है, जहां अनेक पुरातन प्रस्तरयुगीन स्थलों की खोज हुई है। अगर इस प्रकार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिगनलेपुत तथा कुडापा क्षेत्र तक सीमित रहा। इस समय का मनुष्य क्वार्टिजाइट मैन के नाम से पुकारा जाता था। मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद के पहाड़गढ़ श्योरपुर कला क्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर DTS दारिकेश ने खोजे हैं, जिनके विषय शिकारी व शिकार हैं, जो गेरू व सफेद रंग में बने हैं। 2. मध्य पाषाण काल। यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता, अपितु यह समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन व नव प्रस्तर युग के समय जीवन के संधिकाल वाला समय जाना जाता है। इस समय मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया। यही नहीं, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की भी चेष्टा की, जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी हुआ। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश व कश्मीर आदि प्रदेशों में प्राप्त परिष्कृत औजारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रस्तरयुगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहा था। 3. उत्तर पाषाण काल। इस युग के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हैं और जो भी उदाहरण प्राप्त हैं, उनमें से अधिक बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। अब मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था, जो उसने चाक पर बनाए थे। उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। उसने अब गांव में बसना शुरू कर दिया था। उसके संपूर्ण जीवन दर्शन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उन्नत समाज की नींव रख रहा था। इस युग का गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से भी प्राप्त हुआ है। यहीं से दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की अश्मीभूत हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। कुछ स्थानों पर हिरौंजी के टुकड़े तथा सिलनुमा पत्थर प्राप्त हुए हैं, जिन पर हिरौंजी की पिसाई की जाती थी। इस समय के पॉलिश किए यंत्र भी मिले हैं। इस प्रकार पूर्व पाषाण युग का मानव कुडापा तथा मद्रास सिटी के क्षेत्र तक सीमित रहा, परंतु उत्तर पाषाण युग का मानव सारे भारतवर्ष में फैल गया और बेलारी उसका प्रधान केंद्र बना रहा। सर्वप्रथम उत्तर पाषाण के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था और इस समय के प्राप्त चित्रकला के उदाहरण विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित हैं। प्रागैतिहासिक काल के नव प्रस्तरयुगीन मानव ने भारत के सैकड़ों स्थानों पर चित्रावशेष छोड़े हैं। यहाँ पर इस युग की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हमें बेलारी, बाड़नाड, एडकल, सिंघनपुर, बुंदेलखंड तथा विंध्याचल, मिर्जापुर, रामगढ़, हरनिहर, विलासनगरम, बुढ़ार परगना आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक आलेखनों एवं चित्रों का अनुशीलन करने वाले इन विद्वानों में एलन हाटन ब्रॉड्रिक, स्टुअर्ट पिगॉट, D.H. गॉर्डन, प्रोफेसर जुने, लियोनार्ड अदम, श्री F.R. अल्चिन तथा श्रीमती अल्चिन, W. एंडरसन, काकरबन, C.A. सिल्वेलार्ड, पंचान्ना मित्र और मनोरंजन घोष का नाम प्रमुख हैं। ब्रॉड्रिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और पिगॉट की पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950, प्री हिस्टोरिक इंडिया इस विषय की प्रामाणिक सामग्री से भरपूर है।
ब्रॉड्रिक महोदय ने संसार के प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा है। ये चित्र मध्य प्रदेश के आदमगढ़, रायगढ़, चक्रधरपुर, सिंघनपुर, होशंगाबाद और मिर्जापुर के लिखुनिया, कोहवर तथा भलडारिया आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। श्रीमती और श्री अलचिन ने ऋष्यमुख पर्वत के निकट से प्राप्त चित्रों का समय 3000 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। इसी प्रकार चक्रधरपुर से प्राप्त गुफा चित्रों को असित कुमार हालदार ने 3000 ई पूर्व का बताया है। 1863 ईस्वी पूर्व मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग के एक कलापूर्ण शिलाखंड का पता लगा था। इसी प्रकार 1880 ईस्वी मिर्जापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं, जो प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। गवेषणारत विद्वानों ने मध्य प्रदेश, सिंघनपुर तथा सरगुजा रियासत के जोगीमारा स्थानों से चित्रयुक्त प्राचीन महत्व की चट्टानों की खोज की है, जिन पर लाल पीले रंग से अंकित रेंगते हुए कीड़ों, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों तथा असुरों की आकृतियां चित्रित हैं। प्रागैतिहासिक युग के पाषाण चित्रों का पता तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छोटा नागपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और नर्मदा उपत्यका आदि स्थानों से भी चला है। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पंचमढ़ी, यह स्थान महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया गुहाएं हैं। इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गॉर्डन नामक विद्वान को है, जिन्होंने सन 1936 ईस्वी में यहाँ के चित्रों के संबंध में रेखाचित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने 15 से अधिक शिलाश्रयों एवं गुफाओं की खोजबीन की। इनके साथ साथ कुछ अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर उनका निर्माण काल 9वीं व 10वीं शताब्दी में निर्धारित किया है। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खोह में सांभर के आखेट का दृश्य, भाड़ादेव गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य और महादेव बाजार में विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। लश्करिया खोह, सोनभद्रा, जम्बूद्वीप, निम्बूभोज, बनिया बेरी, माड़ादेव, नाकिया और झलाई आदि स्थानों में अनेक चित्रित शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों, आखेट तथा नृत्य वादन के चित्र मिलते हैं। रेखाचित्र 1, इसके अलावा दैनिक जीवन के दृश्य भी अंकित हैं। यहाँ प्रायः 3 श्रेणियों के चित्र दिखाई देते हैं। 1, पहले स्तर में तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानवाकृतियों को बनाया गया है, जिनके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं से दिखाया है। इनमें लाल, गेरू, पीले रंगों की अधिकता है। 2, दूसरे स्तर में वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडौल, ओजपूर्ण एवं असंतुलित है। इनमें केवल उनका अहेरिया, शिकारी रूप ही अभिव्यंजित है। 3, तीसरे स्तर में आकृतियां कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं। कुछ अन्य चित्र आम घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबद्ध हैं। इनमें आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते हुए रेखाचित्रक 2, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को दिखाया है। इन चित्रों के रंग काले, कुछ सफेद हैं, जिन्हें बाहर से लाल रंग की रेखा में आकृतिबद्ध किया गया है। पहाड़गढ़, ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में पहाड़गढ़ के निकट असान नदी के तट पर एक घाटी में लगभग 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 100 वर्ष पूर्व के मध्य की गुफाएं व शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। 1500 वर्ग में फैली ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई हैं। मानवाकृतियां घोड़ों, हाथी पर सवार तीरों, भालों व धनुषों से युक्त हैं। रायगढ़, यह मध्य प्रदेश का प्रमुख जनपद है। यहाँ भी प्रागैतिहासिक चित्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुए हैं।
यहाँ कबरा पहाड़ी क्षेत्रों व सिंघनपुर गांव के निकट कुछ दरिया मिली हैं। इसी के पास बौतालदा की विशाल गुफा में हिरण, छिपकली व जंगली भैंसों का अंकन है। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानवाकृतियों को भैंसे के चारों ओर संयोजित किया गया है। रेखाएं भावपूर्ण एवं ओझलीय हैं। अन्य चित्रों में नाचते, युद्ध करते एवं पालतू पशुओं के सजीव चित्र हैं। ये चित्र गेरू तथा रामरज जैसे भूरे रंगों में बने हैं। भीमबेटका, इसकी खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकणकर को है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा उव्वेदुल्लागंज स्टेशनों के मध्य स्थित हैं। यह स्थान मियापरसू भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है, वह 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जहां करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हैं। यहां एक विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं अन्यत्र नहीं मिलती। यहाँ चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, जो 8,000 ईसा से लेकर 15,000 ईसा तक के हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य चित्र 3 हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर पर मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया है। जब मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे। यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं व प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। मंदसौर जिले में मोरी स्थान पर बने गुहा चित्र भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ 30 पहाड़ी खोहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से स्वास्तिक, चक्र, सूर्य, सवतोभद्र, अष्टदल, कमल व पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह हैं। देहाती बांस से बनाई गाड़ियां भी यहाँ चित्रित हैं। नृत्यरत मानव, पशु और पशुओं को हाँकते ग्वाले दिखाए गए हैं। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जहां मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इनमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल का चित्र, जिनमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। जिराफ समूह, 4 धनुर्धारी आकृतियों की गति है, आदि क्षेपांकन स्टंसिल पद्धति से निर्मित है। आदमगढ़ की एक गुफा में एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया है। छलांग लगाते बारहसिंगा का एक चित्र है, जो गहरी पृष्ठभूमि पर पीली रेखाओं से उकेरा गया है। मध्य प्रदेश में उपयुक्त स्थानों के अतिरिक्त रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, कटनी, सागर, नरसिंहपुर, बस्तर, ग्वालियर व चंबल घाटी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सैकड़ों दरियों में आदिम मानव के दैनिक जीवन की कहानी रेखाओं व रंगों में चित्रित हैं। भोपाल क्षेत्र में धर्मपुरी गुहा मंदिर, शिमलारिल, बरखेड़ा सांची, सेक्रेटरिएट, उदयगिरी आदि में आदिम चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हैं। ग्वालियर क्षेत्र में शिवपुरी के पास भी आदिम चित्र प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर के चित्रों की खोज सन 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने की। तत्पश्चात अमरनाथ ने सन 1913 ईस्वी में व सन 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया। सिंघनपुर नामक ग्राम छत्तीसगढ़ की रायगढ़ रियासत में माठ नदी के किनारे पूर्व की ओर स्थित है। सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय एवं गुफाएं मिली हैं। इसके द्वार पर असंयत कंगारू के चित्र चित्रित हैं।
सिंघनपुर के पास एक सुरंगनुमा गुफा में पशुओं का अंकन बहुतायत में है, जिसमें घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, भैंसा, सांड, सूंड उठाए हाथी तथा खरगोश आदि का सजीव चित्रांकन है। यहीं पर एक गुफा की दीवार पर जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्धी से छेदते हुए आखेटकों का मनोहारी दृश्य है, व कुछ चारों ओर से उसे घेरते हुए चित्रित हैं। कुछ पशु हवा में उछल गए हैं तो कुछ जमीन पर गिरे पड़े हैं। इसी दीवार पर एक अन्य चित्र में घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ रहा है। उसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का इसी क्षेत्र में कबरा पर्वत, करमागढ़, खैरपुर तथा बोतालदा में अनेक शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जहां पर क्षेपांकन पद्धति के चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों को इतिहासकार गॉर्डन ने पर्याप्त परवर्ती माना है। बिहार के प्रमुख क्षेत्र। इस प्रदेश में चक्रधरपुर, सिंघनपुर, शाहाबाद आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती मानवाकृतियों को दर्शाया है, जो शिकार की विजय पर गर्वोन्नत प्रतीत हो रही हैं। उनकी फैली भुजाएं इस भाव को सशक्त रूप से व्यक्त कर रही हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र। दक्षिण भारत के प्रमुख स्थानों में रायचूर, कुप्पगल्लू, बेलारी तथा वसनगुडी, बंगलौर स्थानों पर भव्य शिलाचित्र तथा कर्पण चित्र मिलते हैं। लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्री एवं श्रीमती अल्चिन ने सन 1955 में रायचूर की ऋष्यमुख पर्वतमाला में आदिम खोज करके यह सिद्ध कर दिया कि प्रस्तरयुगीन मानव भारत के केवल उत्तर भाग में ही नहीं, अपितु समस्त भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन यापन हेतु बसा था। राजस्थान। कुछ प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान के चंबल क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां प्राचीन शैली चित्र पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जिस समय यहां सरस्वती नदी बहती थी, तो इसके आसपास का क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से समृद्ध था। हाल ही में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अल्निया नदी घाटी में शैलाश्रयों में चित्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्र ईसा से 5000 वर्ष पूर्व के हैं, जो गेरू रंग में चित्रित हैं। आसपास के गांवों की महिलाएं एवं पुरुष उन्हें सीताजी के मांडणों से संबोधित करते हैं। यहाँ हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार का दृश्य व मानवाकृतियों के चित्रों की भरमार है। राजस्थान के झालावाड़, दरा, भरतपुर और गागरोन क्षेत्र में भी शैल चित्र पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। मिर्जापुर, इलाहाबाद, मुगलसराय रेल मार्ग पर मिर्जापुर जिले, उत्तर प्रदेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कोहवर, विजयगढ़, सोहरीरीप, सोरहोघाट, भलडारिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, खोडहवा आदि स्थान हैं, जहां गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। इन गुफाओं में मानव की अभिव्यक्ति के प्रमाण सुरक्षित हैं। मोहरापथरी, बागापथरी, सहवायापथरी, लखटपथरी नामक पहाड़ियों में भी आदिम चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीले तथा सफेद रंग से बनाया है। मिर्जापुर क्षेत्र की गुफाओं में गैंडा, हिरण, सुअर तथा बारहसिंगा का चित्रण अत्यधिक स्वाभाविकता व यथार्थता से पूर्ण है। सोरहोघाट क्षेत्र में साही के आखेट, हाथ के छापे मानवाकृतियां व पशुचित्र अंकित हैं। इस क्षेत्र का सुप्रसिद्ध चित्र सुअर के आखेट का है, जिसका चित्रण अत्यंत मार्मिकता व यथार्थता से हुआ है। इस चित्र में सुअर का आधा खुला मुंह उसकी असहनीय पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहा है। यह गेरू रंग में अंकित है। रेखाचित्र 4। लिखुनिया। यह दरी एक छोटी पहाड़ी पर गरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार, चित्र 5 एवं नृत्य वादन के दृश्य हैं। यहाँ कुछ घुड़सवार पालतू हथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते दर्शाए हैं। घुड़सवारों के हाथ में लंबे भाल हैं।
नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह भी अंकित है। ये चित्र गुफा की भित्तियों एवं छतों पर बनाए गए हैं। मानिकपुर यह स्थान बांदा जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ सरहाट, करपरिया एवं करियाकुंड आदि स्थानों पर मिले प्रागैतिहासिक चित्र महत्वपूर्ण हैं। वर्टिकल बार सरहाट स्थान में 3 अश्वों का गेरू रंग द्वारा ओजपूर्ण अंकन है। यहाँ एक स्थान पर सुसज्जित द्वार पर एक चोंचदार पुरुष बैठा बनाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कोई तंत्र मंत्रशाला होगी। करियाकुंड में बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र मनोहारी है। सौहरी रौंप तथा कांडमंगर गुफा में दृश्य चित्रित मिले हैं। घोड़मंगर मिर्जापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित घोड़मंगर में गेरुए रंग से पूरक शैली में अंकित गैंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। रेखाचित्र 6 भलडारिया के शिलाश्रयों तथा गुफाओं में काकरबन को 1883 ईस्वी में अनेकानेक पशु आखेट के चित्र चित्रित मिले थे। विडम में भी प्रागैतिहासिक चित्रकारी से युक्त शिलाश्रय मिले हैं। मलवा में चित्रांकित ऐसी गाड़ी मिली है जिसमें पहिए नहीं हैं और जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है तथा उसके दोनों ओर 2 अनुचर धनुष, बाण तथा दंड लिए खड़े हैं। एक अन्य चित्र में 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रास थामे एक ही दिशा में पैदल चल रहे हैं। रेखाचित्र 7 प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरणा। गुहावासी मानव आखेट करने से पूर्व आदिम पशु का चित्र बनाकर कुछ जादू, टोना, टोटका आदि करके अपने आखेट की सफलता पर विश्वास करता था। उसका विश्वास था कि जिस पशु को वह चित्र रूप में अंकित करता है वह उसके वश में सहजता एवं सरलता से आ जाता है। दरियों में प्राय ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें तीरों, बर्छों या भालों से बिंधे पशु अंकित किए गए हैं। शायद अनेक आखेटक समूहों को चित्रित कर आहत पशु के चित्र के सहारे पशु के अनेक अंगों पर आक्रमण तथा प्रहार करने की शिक्षा लेता था। यूं भी उस समय पशु को मार कर खाना तथा उसके बाद उल्लास में नृत्य, गायन आदि करना आदिम मनुष्य की दिनचर्या थी। गुहावासी मानव अपने जीवन में सफलता पाने, भय को दूर रखने, अदृश्य शक्तियों की पूजा के लिए ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में भी प्रयोग करता था और त्रिभुज, वृत्त, आयताकार, स्वस्तिक, षटकोण, अंकों तथा रेखाओं आदि अनेक प्रतीक चिन्हों को चित्रित कर टोना टोटका व जादू कर निजात पाता था। आदिम चित्रकारों की विषय वस्तु। आदिम मनुष्य के चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु आखेट ही रही है। उसने बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया है। इन पशुओं का उसने पीछा कर उनमें दैत्य जैसी शक्ति का अनुभव किया था। इन पशुओं की गति और शक्ति पर उसने विजय प्राप्त की थी। पशुओं के मांस से उसकी उदर क्षुधा भी मिटती थी और उनकी खाल से वह शरीर ढकता था। यही कारण है कि उसने दौड़ते, उछलते, गिरते, प्रहार करते आखेटकों, सींग मारते हिंसक पशुओं या आक्रमण करते गतिशील पशुओं के चित्रण में अत्यधिक सजीवता दर्शाई है। दूसरे स्तर में नव प्रस्तर युग में ये भयानक जीव जंतु मित्र के रूप में चित्रित हैं। उदाहरण के लिए घुड़सवार पशुओं को चराते, उनका दूध दुहते व कृषि का कार्य करते हुए इत्यादि। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी मानवाकृतियों को तीर, कमान, भाला, लाठी, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, गंडास आदि शस्त्रों के साथ दिखाया गया है। कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ियां, नौका विहार, मधु संचय आदि रूप चित्रित हैं। आमोद प्रमोद संबंधी चित्र उनके रसिक जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार आदिम मानव ने इन चित्रों में अपने भावों को सरलतम रूपों तथा ज्यामितीय आकारों में संजोया है, जो बाल सुलभ प्रकृति के सुंदर उदाहरण कहे जा सकते हैं। चित्र की सीमा रेखाएं गतिशील हैं, यद्यपि चित्र असंयत और सरल हैं।
यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि प्रागैतिहासिक चित्रों में भय, साहस, संवेग तथा धर्म आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अवश्य हुई है। चित्र संरचना में भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू, टोना, धर्म आदि अनेक प्रेरणाएं रही हैं, किंतु प्रकृति अथवा प्राकृतिक आपदाओं का अंकन नहीं के बराबर हुआ है। यह आश्चर्य की बात है कि प्रकृति की खोज में लगे आदि मानव ने इन चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़, पौधों, नदी, पर्वत आदि को नहीं दर्शाया। कुल मिलाकर इन चित्रों में प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है। रेखाएं। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार की रेखाओं में जादुई भावनाओं का आनंद और मंत्र मुग्ध कर देने के समस्त गुण थे। रेखाओं में गति व शक्ति का संपुजन ऐसा था मानो शिलाश्रयों में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के चित्र बना रहा हो। प्रागैतिहासिक काल के शिला चित्रों की विशेषताएं तथा मूल प्रवृत्तियां। एक चित्र प्राय खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। दो चित्र प्रायः लाल, गेरू एवं हिरौंजी, काले, कोयला या काजल, सफेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था। तीन चित्रों में कहीं कहीं आकृति की सीमा रेखा को नुकीले पत्थर से खोद कर बनाया गया है, जिससे वह स्थायी रहे और वर्षा के पानी में घुल न जाए। चार आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग है, जो प्रायः सांकेतिक जान पड़ते हैं। इसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण तथा आयताकार शामिल हैं। पांच ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने हेतु किया गया है। छह चित्रों में कहीं कहीं रेखाओं द्वारा या फिर पूर्ण रूप से या पूरक रूप से क्षेपांकन पद्धति का प्रयोग है। सात तूलिका, किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को एक सिरे से कूटकर बनाई जाती थी और पशुओं के पुट्ठे की हड्डी की प्याली रंग घोलने के लिए काम में ली जाती थी। आठ इस प्रकार प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, अंतरंग सौंदर्य बोध, रूप विन्यासगत वैविध्य, अभिव्यक्ति, रचना कौशल और निजी वैशिष्ट्य उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार इन चित्रों की सरलता, सुगमता तथा सूक्ष्म रेखांकन पद्धति आज के कलाकार के लिए महान प्रेरणा है। वैदिक सभ्यता का उदय। प्रागैतिहासिक काल की समाप्ति के बाद धातु युग के साथ वैदिक कला का उदय माना जाता है। दक्षिणी भारत में भी पाषाण काल के पश्चात लौह युग का ही आरंभ माना जाता है, परंतु उत्तरी भारत में ताम्र और सिंध में कांस्य युग के पश्चात ही संपूर्ण भारत में लौह युग आया। हालांकि दक्षिण भारत में बहुत सी सामग्री कांसे से बनी प्राप्त है, परंतु यह या तो बाद की मालूम पड़ती है या फिर दूसरे क्षेत्र से आयातित हुई जान पड़ती है। मध्य प्रदेश के गुंजेरिया नामक ग्राम से तांबे के बने यंत्रों के 424 उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जो लगभग 2000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं। इसी प्रकार उत्तरी भारत में कानपुर, फतेहपुर, मथुरा तथा मैनपुरी जिले में तांबे से बने प्रागैतिहासिक यंत्र तथा हथियार प्राप्त हुए हैं। उत्तरी पूर्व में हुगली से लेकर पश्चिम में सिंध तक विस्तीर्ण क्षेत्र में तांबे के हंसियों, तलवारों तथा भालों की फलकों आदि के उदाहरण मिले हैं। यह सर्वविदित ही है कि ताम्र और कांस्य युग का उत्तरी भारत में बहुत पहले से उदय हो चुका था और दक्षिणी भारत में भी लौह युग की शुरुआत हो चुकी थी। दक्षिण भारत में पाषाण युग कालांतर तक चलता रहा और बाद में एक साथ लौह युग आया। अथर्ववेद 25,000 ईसा पूर्व में भी ऐसे प्रमाण मिलते हैं, जिनसे उत्तरी भारत में लोहे का प्रयोग सिद्ध होता है। दूसरी तरफ ग्रीक इतिहासकार हेरोडोट्स के लेखों से भी पता चलता है कि फारस के सम्राट एक्सराइक्स ज़र्क्सियस की अध्यक्षता में 480 ईसा पूर्व में जो भारतीय सेना ने यूनान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी,
उसमें लोहे के फलकों से युक्त तीरों का प्रयोग हुआ था। अन्य प्रमाणों में सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के समय भारतीयों ने युद्ध में इस्पात, स्टील तथा लोहे के फलक वाले तीर प्रयोग में लिए थे। यह दुर्भाग्य रहा है कि उस समय की कला के उदाहरण बहुत कम प्राप्त हुए हैं। केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई से कांस्य युग की कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु नदी की घाटी में स्थित थी, आर्थ विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा और यही वैदिक सभ्यता विस्तीर्ण उत्तरी भारत के मैदानों में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की कला 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। भारतवर्ष में ईसा से 4000 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा से 3000 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। सिंधु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ है। इन बर्तनों पर मानवाकृतियां, मातृदेवी की मूर्तियां, वनस्पति, पशु, पक्षी, कुकुटयुक्त बैल, बारहसिंघा तथा मछली परिष्कृत रूप तथा ज्यामितीय अभिप्रायों से जिन पर गोल अर्धचंद्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखनों का प्रयोग है, जो आदिम शैली जैसा है। इसके अतिरिक्त मोती, मनके एवं प्रसाधन सामग्री भी मिलती है। पुरातत्ववेत्ता इस सभ्यता को मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री भारत तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कुली में ही लोथल, झुंकर तथा झांगर, चंदुद्रो, अमरी नुंदरानाल, झोब नामक स्थानों पर उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुई है। यूं तो प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री कनिंघम ने सन 1878 ईस्वी में हड़प्पा टीले की खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर टीले की खुदाई सन 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के निरीक्षण में कराई गई थी और सन 1922 ईस्वी में स्वर्गीय R.D. बैनर्जी की अध्यक्षता में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ और लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो, मुर्दों का टीला तथा लाहौर और मुल्तान के बीच हड़प्पा, हरियोपिया की खुदाई में एक विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इसी प्रकार सन 1954 ईस्वी में S.R. राव की अध्यक्षता में कराए गए पुरातत्व विभागीय उत्खनन कार्य में इस प्रकार की सभ्यता के अवशेष कठियावाड़ क्षेत्र के लोथल नामक स्थान एवं चन्हुद्रो में भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पीलीबंगा तथा कालीबंगा की खुदाई में भी इसी प्रकार की प्राचीन सभ्यता के प्रमाण स्वरूप अनेक पात्र मिले हैं। क्योंकि इस सभ्यता का विकसित रूप सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थलों की खुदाई में प्राप्त हुआ है, इसी कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। एक क्वेटा सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। 2 अमरी नुंदरानाल सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। 3 झोब सभ्यता 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। 4 कुली में ही सभ्यता 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। 5 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता 2700 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। 6 झुंकर तथा झांगर सभ्यता 1500 ईसा पूर्व। उपर्युक्त सभ्यताओं का नामकरण उन स्थानों के नाम पर दिया है जहां इन सभ्यताओं के चिन्ह पाए गए हैं। इन स्थानों पर खुदाई के दौरान रोचक सामग्री प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर इस काल की चित्रकला के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। एक क्वेटा सभ्यता की कला 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। सर अयुरेलस्टीन को क्वेटा क्षेत्र में बजीरिस्तान तथा उत्तरी बलूचिस्तान की खुदाई में कुछ पकाई मिट्टी के सिर प्राप्त हुए थे। सन 1950 से 51 ईस्वी के मध्य अमरीकी पुरातत्व विभाग के तथा पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग के एक दल को प्राचीन सभ्यता से संबंधित पर्याप्त कला सामग्री प्राप्त हुई है।
क्वेटा क्षेत्र के 19 स्थलों पर खुदाई की गई, जिसके फलस्वरूप इस सभ्यता के अनेक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि मिट्टी चिन्ह प्राप्त हुए हैं के बर्तनों की सभ्यता के ये सबसे पहले चिन्ह हैं। किला गुल मोहम्मद में क्वेटा सिबी के 400 गज पश्चिम में सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती ग्रामीण सभ्यता के सबसे पहले किवेक की खुदाई में कन्नीनुमा आकार के छोटे छोटे यंत्र, सेतखली के प्याले व खुरचने के औजार मिले हैं। दमासदात में बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियां, साथ ही निचले तल में कच्ची ईंटों से बने कमरे के अवशेष मिले हैं। यहीं पर ऊपर के तल में जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उनके सिरों पर कानों तक बंधे चौड़े टायरा, श्रृंगार पट्टी जैसे आभूषण व माथे के ऊपर शंकु आकार के निकले हुए अलंकरण बनाए गए हैं। 2 अमरी नुंदरानाल सभ्यता की कला 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। अमरी, पिंडी, लोहरी, गाजी शाह, वही तथा शाहसन जगहों की खुदाई में अनेक आभूषणों के खंड आदि प्राप्त हुए हैं। 3 झोब सभ्यता की कला 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। बलूचिस्तान के उत्तर में झोब नदी की घाटी में अनेक पकाई मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कुबड़दार सांडों की मूर्तियां हैं, जो संख्या में कम हैं और कुली में प्राप्त सांडों की मूर्तियों के समान हैं। कुली से प्राप्त सांडों की मूर्तियों में मांसलता ज्यादा दिखाई देती है। पीरियानो घुंडाई के एक मूर्तिखंड में घोड़े का अग्रभाग प्राप्त हुआ है। यहीं पर एक सिररहित सांड की मूर्ति भी मिली है, जिसके पैर बहुत छोटे हैं और शारीरिक बनावट स्वस्थ है। यह अग्रभाग से पूंछ तक 8 इंच लंबी है। झोब घाटी से प्राप्त अन्य मृण मूर्तियां, पकाई गई मिट्टी की मूर्तियां भग्नावस्था में हैं और उनका गठन भद्दा है। हाथरहित इन मूर्तियों को कमर के नीचे तक ही बनाया गया है। इनका निचला भाग सपाट रूप से कटा हुआ है। सिर काले रंगे गए हैं तथा सिर पर सादा ढंग का टायरा, श्रृंगार पट्टी बनाया गया है। पीरियानो घुंडाई कायुदानी तथा युगल धुंडाई उपर्युक्त प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जिनके माथे चिकने हैं, नाक उल्लू की चोंच जैसी हैं, आँख की पुतलियों के स्थान पर गहरे छेद हैं। छाती की बनावट गोल है और स्तनों का अग्रभाग यथार्थ ढंग से निर्मित है। सिर पर पहना हुआ कपड़ा अत्यधिक भारी दिखाई देता है। 4 कुल्ली में ही सभ्यता की कला 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। झोब के समकालीन मकरान के तट क्षेत्र में सभ्यता के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कुल्ली क्षेत्र में शाही टील में ही बांध आदि स्थानों में बड़ी संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई। अनेक मूर्तियों का एक ही स्थान एवं परिसर में प्राप्त होना इस बात का संकेत देता है कि ये चढ़ावे के लिए किसी पवित्र स्थान या मंदिर में लाई गई होंगी। ये मूर्तियां 2 से 4 इंच तक लंबी हैं, जिनके पैर लंबे तथा शरीर का कुबड़ मुख्य है। शरीर का गठन तो स्वस्थ सा लगता है। कुली में कुबड़दार सांडों की आकृतियां आकर्षक नहीं हैं, क्योंकि सांडों के शरीर, नेत्र, सींग का निचला भाग तथा गर्दन को रंगीन धारियों से सजाया गया है। ये सांड प्राचीन काल में पूजा के काम में आते थे। में ही बांध से प्राप्त सांड की प्रतिमा के चारों पैरों में तथा कुबड़ में छेद बने हुए मिलते हैं। इन छेदों में पकाई मिट्टी के बने पहिए किसी तीली के सहारे लगाए जाते थे। कुबड़ में डोरी बांधकर इस सांड को खींचा जाता था। कुली में ही प्राप्त स्त्रियों की मूर्तियों में पशु आकृतियों की तरह रंग के चिन्ह दिखाई नहीं देते। मूर्तियों के शरीर कमर तक ही है। नेत्र, बाल, नाभि, छाती इत्यादि को अलग अलग छोटी छोटी गोलियों या बत्तियों से बनाया गया है। इसी प्रकार आभूषण तथा सिर की पोशाक भी बनाई गई है। मूर्तियों के चेहरे खुरदरे और संकरे माथे के तथा नाक को नुकीला दर्शाया है। नेत्रों के स्थान पर छोटी छोटी गोलियां अंदर फंसाकर बिठा दी गई हैं।
छाती गोलियों द्वारा आभूषणों से ढकी हुई और हाथ घुमावदार बनाए हैं। बालों की सज्जा ऊपर बंधे जूड़े के रूप में की गई है या फिर कहीं कहीं कंधे पर भारी बाल लटकते दर्शाए हैं। गर्दन में अंडाकार या गोल लटकनदार हार है तो कहीं कहीं मणिकाओं के चौड़े गई है। गुलूबंद बनाए गए हैं। यहीं से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री दो बच्चों को भुजाओं से पकड़े दर्शाई गई है। 5 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सभ्यता की कला। प्राय 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। हड़प्पा की खुदाई में 3 सहस्त्र प्राचीन योजनाबद्ध नगर, अनाज भंडार, मिट्टी के बर्तन भांडों पर बने असंख्य अलंकरणों, स्नानागार, मृणमूर्तियां तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ पर चित्रकारी का अनुमान लगाया जा सकता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में समाधियां, तालाब, स्नानागार तथा 2 मंजिला मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने एवं मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर उभार कर बनाई गई पशु आकृतियां एवं लिपिचिह्न अंकित हैं। लोथल सभ्यता, यह मोहनजोदड़ो के अंतर्गत ही आता है। पुरातत्व विभाग ने मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में सूरत के समीप लोथल नामक स्थान में सन 1935 ईस्वी में उत्खनन के पश्चात प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त किए। यहाँ पर भी मोहनजोदड़ो जैसे मिट्टी के बर्तन, चित्रक, 8 खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, बिल्लौरी, पत्थर की छुरी, मनके, तांबे की बनी सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ पर तांबे का बना हुआ एक हंस भी प्राप्त हुआ है। आखेटीय जीवन को काले व गेरू रंग से उतारा है। यहाँ उसने आकृति के रेखीय प्रभाव को उतारने की अविश्वसनीय दक्षता प्रदर्शित की है। संभवतः 2-3 रेखाओं में मानवाकृतियों का निर्माण किया गया है। कभी कभी चौखुटे धड़ मनुष्य आकृति बनाई गई है, जिसमें कभी तिरछी और कभी पड़ी रेखाएं भर दी गई हैं। चित्रों में रेखा या सीमा रेखा की प्रधानता है, इस कारण इनको रेखा चित्र मानना संगत है। रूप की सृष्टि के लिए मोटाई व छाया हेतु लहरदार रेखाओं का यत्र तत्र प्रयोग किया गया है। 6 झुंकर तथा झांगर सभ्यता। 1500 ईसा पूर्व। झुंकर सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में नवाबशाह जिले के अंतर्गत सिंध में चंदुब्रो में प्राप्त हुए हैं। सन 1932 ईस्वी में श्री एन.जी. मजूमदार ने मिट्टी की अनेक मूर्तियों का परिचय पुरातत्ववेत्ताओं को कराया। बाद में इसी जगह दूसरी जाति के लोग आए जो भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन्हें झांगर सभ्यता के नाम से गया। झांगर में मिट्टी की पकाई हुई अनेक मूर्तियां मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु नदी के विस्तीर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग एक निजी सभ्यता का विकास कर चुके थे। मौर्यकालीन भित्ति चित्र। जोगीमारा गुफा, प्राय 300 ईसा पूर्व। परिचय। जोगीमारा गुफा मध्य प्रदेश की भूतपूर्व सरगुजा रियासत, जिसे 10वीं शताब्दी में डंडोर तथा रामायण काल में झारखंड कहा जाता था, के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के उद्गम स्थल रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर गुफाएं पास पास हैं। एक गुफा सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा नाम की है, जो एक प्रेक्षागार नाट्यशाला थी। इसी के निकट दूसरी गुफा जोगीमारा की है। पहले इसे एक देवदासी का निवास स्थान समझा गया था, परंतु प्राप्त शिलालेख के अनुसार यह वरुण देवता का मंदिर था और जैन धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा था। वरुण देवता की सेवा में सुतनुका नामक देवदासी रहती थी। यह देवदासी रंगशाला के रूपदक्ष देवदीन पर प्रेमासक्त थी। देवदीन की चेष्टाओं में उलझी सरल हृदया सुतनुका की नाट्यशाला के अधिकारियों के विरोध का कोपभाजन होना पड़ा और तत्पश्चात वियोग में अपना जीवन बिताना पड़ा। रूपदक्ष देवदीन ने इस प्रेम प्रसंग को सीता बोंगरा की भित्ति पर अभिलेख के रूप में सदैव के लिए अंकित कर दिया। यूं तो यह स्थल तीर्थस्थल के रूप विकसित है,
किंतु यहाँ पहुँचने हेतु बस या रेलगाड़ी का अभाव है, पर अन्य साधनों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। एक किंवदंती के अनुसार इन पहाड़ियों पर राम ने वनवास के कुछ वर्ष व्यतीत किए थे। इसीलिए यहाँ छोटे बड़े सैकड़ों मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं। इन दोनों गुफाओं में भित्तिचित्रों के प्राचीनतम अवशेष देखे जा सकते हैं। जोगीमारा की गुफा 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 6 फीट ऊंची है, जिसकी छत पर चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं। चित्रों के संबंध में एक महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि असली चित्रों के ऊपर सफेद रंग पोतकर पुराने चित्रों को पुनः बनाने का अपरिपक्व एवं अकुशल हाथों से प्रयास किया गया है। ऊपर से लगाए रंग तथा रेखाएं अलग दिखाई पड़ती हैं। छत भी इतनी नीची है कि इसे आसानी से हाथ से स्पर्श किया जा सकता है, और यही कारण है कि बहुत से चित्र नष्ट हो गए हैं। यह द्वितीय स्तर वाली चित्रकारी कब हुई, कहा नहीं जा सकता। हाँ, पुराने चित्रों को हम मौर्य काल के अप्रतिम उदाहरण मान सकते हैं। डॉक्टर ब्लाख के अनुसार इस गुफा के लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और यहाँ के चित्रों की शैली समकालीन भरहुत और सांची की मूर्तिकला से साम्यता रखती है। कुछ विद्वानों में इन गुफाओं एवं इनके विषयों को लेकर मतभेद है। डॉक्टर ब्लाख ने इसे यूनानी बताया है, तो डॉक्टर रायकृष्ण दास ने इसे जैन धर्म से संबद्ध माना है, और श्री असित कुमार हालदार ने रायगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाले देव दासियों के विषय से मिलते जुलते माना है। सन 1914 ईस्वी में असित कुमार हालदार तथा क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा गुफा के चित्रों का अध्ययन किया और इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए। आपने इस गुफा में प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन इस प्रकार दिया है। प्रथम खंड, इस चित्र में कुछ पुरुष आकृतियां हैं, जिनमें केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है। बाईं ओर नर्तकियां और संगीतज्ञ हैं। दूसरी ओर एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। लहरदार पानी को व्यंजित करने वाली गहरी तथा अलंकारिक रेखाओं में नदी एवं मछलीनुमा विशाल आकृति है, जो मगरमच्छ भी हो सकता है, जो संभवत पौराणिक गजग्रह कथा का ही चित्रण हो। द्वितीय खंड, एक पतझड़ हुए वृक्ष के नीचे न 4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं। वृक्ष की टहनियों पर कुछ ही पत्तियां बची हैं, जो लाल रंग अंकित हैं। एक मोटा तथा सपाट तना प्रतीकात्मक रूप से चित्रित है। तृतीय खंड, चित्रों में सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित है। लाल रंग की कुमुदिनी लिली के पुष्प पर युगल स्त्री पुरुष नृत्य करते गए हैं, जो लाल रंग में चित्रित हैं। चतुर्थ खंड, इस चित्र में छोटे छोटे बौने व्यक्ति अंकित हैं। एक व्यक्ति के सिर पर चोंच बनाई गई है। बौनों का अंकन भारतीय चित्रों एवं मूर्तियों में अपना पृथक महत्व रखता है। प्राचीन साहित्य के अनुसार इस प्रकार के बौने व्यक्ति राज परिवारों में हास्य विलास लिए नियुक्त किए जाते थे। पंचम खंड, इस दृश्य में नृत्य में मग्न एक स्त्री है, संभवतः नर्तकी है। उसके चारों ओर गायन वादन में रत कुछ अन्य मानवाकृतियां पालथी मारे बैठी है। एक नंगा व्यक्ति, साथ में कपड़े पहने 3 व्यक्ति खड़े हैं। बगल में 3 व्यक्ति बैठे हैं। इस दल के पास 3 घोड़ों से खींची जाने वाली छत्रधारी गाड़ी, एक हाथी और महावत है। फिर इसी प्रकार पुरुष चित्रित है, एक घर जिसमें चैत्य खिड़की और एक हाथी है। छठा खंड, इस चित्र में प्राचीन ढंग के रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई पड़ता है। सातवां खंड, कुछ लेखकों ने 7वें खंड के चित्रों को 2 भागों में बांटा है। इस प्रकार उन्होंने यहाँ 8 चित्रों का वर्णन किया है। इस खंड के दृश्य में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। श्री पर्सी ब्राउन के अनुसार इन चित्रों के किनारों पर अनेक प्रकार के आलेखन बने हुए हैं, जिनमें मछलियां, मकर तथा अन्य जीव जंतुओं का अंकन है।
डॉक्टर ब्लॉक और विंसेंट स्मिथ ने इन्हीं चित्रों का वर्णन अलग प्रकार से प्रस्तुत किया है। अब केंद्र में एक वृक्ष के नीचे पुरुषाकृति बैठी है, जिसके साथ नर्तकियां तथा गवैये बाईं ओर बैठे बनाए गए हैं। दाहिनी ओर एक जुलूस बनाया गया है, जिसमें एक हाथी है। इस पैनल में कई पुरुषाकृतियां हैं। एक रथ का पहिया, चक्र और ज्यामितीय अलंकरण अभिप्राय के रूप में बनाए गए हैं। इस पैनल के आधे भाग में केवल अस्पष्ट पुरुषों, घोड़ों व वस्त्रधारी पुरुषों के चिन्ह हैं। पैनल के दूसरे आधे भाग में एक वृक्ष है, जिस पर एक चिड़िया बैठी है और नग्न लड़का उसकी शाखाओं में है। इस पेड़ के चारों ओर अनेक नग्न आकृतियां इकट्ठी हैं, जिनके सिर के बाल बाईं ओर कस के गांठ में बंधे हुए दर्शाए गए हैं। इस पैनल के आधे भाग के ऊपर एक नग्न पुरुषाकृति पालथी मारे बैठी बनाई गई है और 3 वस्त्रधारी पुरुष खड़े हैं। इसी प्रकार की 2 अन्य बैठी आकृतियां तथा एक और 3 खड़ी आकृतियां बनाई गई हैं। नीचे की ओर एक मकान है, जिसमें नाल आकार की चैत्य जैसी खिड़की का प्रयोग है। इस मकान के सामने हाथी व 3 वस्त्रधारी पुरुष खड़े हैं। दल के पास 3 घोड़ों का रथ है, जिसमें छत्र लगा है और दूसरा हाथी एक महावत सहित खड़ा है। इस पैनल के दूसरे आधे भाग में भी इसी प्रकार की आकृतियां हैं। जोगीमारा चित्रों की विशेषताएं। 1. जोगीमारा गुफाओं की चित्रकारी अजंता की गुफा परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत है। यहाँ के चित्र अजंता की आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर हैं। इन चित्रों में बौनों जैसी आकृतियां सांची एवं भरहुत से मिलती जुलती हैं। इसी कारण विंसेंट स्मिथ ने इसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का माना है। 2. जोगीमारा की गुफाओं में प्रायः सफेद खड़िया, फिरोजी, लाल, काले तथा हरे मायरोबालन नामक फल से तैयार किया रंगों का ही प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पीले खनिज रंग का प्रयोग भी मिलता है। प्रायः गहरे लाल रंग की रेखाओं द्वारा चित्र एक दूसरे से पृथक किए गए हैं। पीले रंग का प्रयोग हाशियों में किया गया है। आंखें सफेद रंग व बाल काले रंग से बनाए गए हैं। चित्रों में रंग भरने के लिए किसी घास की तूलिका का प्रयोग किया गया है। 3. चित्रों का धरातल सपाट नहीं है। कहीं कहीं खुरदरी दीवार पर बिना कोई पलस्तर चढ़ाए चित्र अंकित कर दिए गए हैं, तो कहीं चूने का बहुत हल्का पलस्तर है। 4. मूल चित्र के दबे होने से इसके असली सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं हो पाया है। 5. संयोजन में सम्मुख नियम फ्रंटैलिटी का निर्वाह किया है। चित्रित विषय बड़े ही सुंदर हैं और तत्कालीन समाज के मनोविनोद का दिग्दर्शन कराते हैं। 6. असली चित्रों से झांकती रेखाएं लय तथा गति से आविर्भूत हैं। 7. दूसरे स्तर के वर्तमान चित्र सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं, जिन पर काले रंग की रेखाओं से रेखांकन है। साहित्य में चित्रकला महाभारत 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। यह भारतीय साहित्य की उन्नत परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। इस समय तक चित्र, वास्तु एवं स्थापत्य कला के इन विभिन्न अंगों का अनेक उपांगों में पूर्ण विकास हो चुका था। महाभारत में रूप भेदों की विभिन्नता पर प्रकाश डाला गया है, जो 19 प्रकार के हैं। महाभारत 3:293 में सत्यवान के संबंध में बताया गया है कि उसे बचपन में घोड़ों का शौक था और वह वन में माता पिता के साथ रहते हुए मिट्टी के घोड़े बनाता था। भित्ति पर भी घोड़े के चित्र अंकित करता था। इसी कारण बचपन में उसका नाम चित्राश्व पड़ गया था। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख आया है। राजकुमारी उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को अपने साथ वाटिका में विहार करते देखा और वह उससे प्रेम करने लगी। प्रातः जागकर राजकुमारी उषा
युवराज की स्मृति में दुखी होकर एकांत में चली गई। जब उसकी परिचारिका चित्रलेखा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने समस्त महापुरुषों, देवताओं तथा उस समय के सभी युवराजों के छवि चित्र स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के सम्मुख पेश किए। उषा ने स्वप्न में देखे राजकुमार का चित्र पहचान लिया, जो कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का था। व्यक्ति चित्र को देखकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें स्मृति से व्यक्ति चित्र बनाने की चर्चा आई है। एक प्रसंग में महाभारत सभा पर्व अध्याय 3 तथा 47 युधिष्ठिर की सभा का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। सभागृह के संबंध में लिखा है कि सभा भवन की दीवार में जहां दरवाजा दिखाई देता था, वहां वह वस्तुतः दरवाजा नहीं रहता और जहां नहीं दिखाई देता था, वहीं पर दरवाजा बना होता था। ऐसे स्थान पर दुर्योधन को भ्रम हो गया और वह धोखे में आ गया। एक अन्य जगह दीवार पर एक ऐसा चित्र बनाया गया है जिसमें एक सच्चा दरवाजा खुला दिखाई पड़ता था, परंतु जब कोई उसमें प्रवेश करता तो उसका सिर दीवार से टकरा जाता था। एक जगह स्फटिक भूमि बनाकर उसमें ऐसी कला दर्शाई गई है कि वहां पानी का आभास होता था और अन्य जगह पर स्फटिक के एक हौज में पानी भरा हुआ था। उसमें स्फटिक का प्रतिबिंब पड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि वहां पानी बिल्कुल नहीं है। इस सभागृह को बनाने वाले कारीगर फारस देश के अर्थात असुर थे। उपर्युक्त वर्णनों से हमें पता चलता है कि उस समय चित्रकला के साथ साथ स्थापत्य का भी बोलबाला था। रामायण 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। रामायण के समय का समाज कला के प्रति बड़ा निष्ठावान था। इस काल में चित्र, वास्तु एवं स्थापत्य कलाओं का पूर्ण विकास हो चुका था। बालकांड के 6ठे सर्ग में महामुनि ने अयोध्यावासियों का जो परिचय दिया है, उसको देखकर विदित होता है कि वे लोग कलाविद और सौंदर्य प्रेमी थे। सौंदर्य प्रसाधनों के संबंध में स्थान स्थान पर महामुनि ने जो केश सज्जा, अंगराग, चित्र विचित्र वस्तुओं का व्यवहार, स्त्रियों के कपोलों पर पत्रावली का अंकन, राजप्रासादों, गृहों, रथों तथा पशुओं की सज्जा, नगरों एवं उद्यानों की कलापूर्ण रचना और उत्सवों की विशद चर्चाएं हुई हैं। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज की कला तथा सौंदर्य के प्रति हार्दिक अभिरुचि थी। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकर्म आदि सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव किया गया है। कहा जाता है कि कला के प्रति उत्कृष्ट अभिरुचि के कारण राम भी अछूते न रह सके थे। कला के प्रति समाज में जो उच्च आस्था थी, राजा की दृष्टि से भी उसका उतना ही महत्व था। इसका पता हमें उस प्रसंग को देखकर चलता है जहां महामुनि ने राम को संगीत, वाद्य तथा चित्रकारी आदि मनोरंजन के साधनों का ज्ञाता बताया है। एक अन्य कार्मिक प्रसंग जिसमें राम ने अपनी सहधर्मिणी सीता की सुवर्ण प्रतिमा का निर्माण कराया था, जो तत्कालीन शिल्प विधान का श्रेष्ठ प्रसंग एवं मय नामक शिल्पी की अद्भुत देन थी। रामायण 799-7। रामायण में दीवारों, कक्षों, रथों तथा राजभवनों पर चित्रांकित करने के संबंध में प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। रावण का पुष्पक विमान चांदी तथा मूंगे के पक्षियों, भांति भांति के रत्न, सर्पों, रत्नों, हेमपक्षों से विभूषित था। इस प्रकार दृष्टि और मन को सुख देने वाले और आश्चर्यचकित कर देने वाले नाना प्रकार के दृश्य अंकित थे और अगल बगल में उसकी शोभा बढ़ाने वाले बेल बूटों के चित्र अंकित थे। इसी प्रकार रामायण के सुंदरकांड और लंकाकांड में चित्रकला के संबंध में भी लिखा है। रावण की लंका में सीता की खोज करते समय हनुमान को एक चित्रशाला और चित्रों से सुसज्जित कई क्रीड़ागृह देखने को मिले थे। रामायण में उल्लिखित चित्रशाला गृहाणी से भी प्रतीत होता है कि उस समय अनेक प्रकार की चित्रशालाएं थीं और रावण की चित्रशाला अपने युग की विख्यात चित्रशालाओं में थी। ये चित्रशालाएं व्यक्तिगत, सामाजिक और राजकीय आदि अनेक प्रकार की थीं। बाली और रावण का शव ले जाने के लिए जो पालकियां बनवाई गई थीं, उनमें चित्र सज्जा का अद्भुत वर्णन है। 4/25/22 से 24।
कैकेयी के राजप्रासाद एवं राम के राजप्रासाद में अनुपम भित्ति चित्र उत्कीर्ण थे। 2 अक्टूबर 2013 व 2/15/35 उस युग में हाथियों के मस्तिष्कों पर एवं रमणियों के कपोलों पर सुंदर चित्र रचना होती थी। अष्टाध्यायी रामायण महाभारत के पश्चात रचे गए जिन ग्रंथों में चित्रकला का उल्लेख मिलता है, उनमें पाणिनि 500 ईसा पूर्व की अष्टाध्यायी का नाम आता है। इसमें शिल्प को चारु, ललित औरकारु उद्योग दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। साथ ही राज्यों के अंक और सांकेतिक लक्षणों के प्रसंग में पक्षी, पशु, पुष्प, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि के लक्षणों की चर्चा की गई है। साथ ही उनको किस विधि से अंकित किया जाता था, इसका भी उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया है। वर्ण मिश्रण संबंधी तकनीकों एवं विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रंगों द्वारा भावाभिव्यक्ति तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूल माना है तथा सफेद रंग के योग से अनेक रंग बनने की बात लिखी है। नाट्यशास्त्र 2/75 में यह भी बताया गया है कि नाट्यशाला की भित्ति पर नर नारी की मूर्तियों, बेल, बूटों और अनेक मनोरम दृश्यों को अंकित किया जाना चाहिए। मेघदूत तथा रघुवंश प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व महाकवि कालिदास द्वारा रचित लघु काव्य मेघदूत में विरहणी यक्षिणी द्वारा अंकित उसके प्रवासी पति यक्ष का चित्र बनाने की चर्चा हुई है, जो उल्लेखनीय है। कालिदास की कृतियों से यह भी स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्री पुरुष दोनों वर्ग चित्रकारी चित्रकर्म करते थे। चित्रों के द्वारा संदेश भेजने की भी रीति प्रचलित थी। वियोग की व्यथा कम करने के लिए नायक नायिका एक दूसरे का चित्र बनाकर मन बहलाया करते थे। यही नहीं, चित्रों को देखकर विवाह निश्चित किए जाते थे। देवी देवताओं के चित्र बनाकर उनकी पूजा भी करने का प्रचलन था। मंगल कामना की दृष्टि से नगरवासियों के घरों और राजाओं के महलों में चित्र सज्जित रहा करते थे। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में 8/168 में ललित कला शब्द का भी उल्लेख हुआ है। रघुवंश के 16वें सर्ग में विध्वस्त अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए लिखा है कि वहां के प्रासादों की भित्तियों पर नाना भांति के पद्यवनों के मध्य क्रीड़ा करते हाथियों को चित्रित किया गया था। क्रीड़ारत हाथियों को उनकी हथिनियां कमल का डंठल देती हुई चित्रित की गई थीं। चित्र इतने सजीव थे कि काल रूपी सिंहों ने इनको असली हाथी समझकर अपने नाखूनों से उनका गंडस्थल विदीर्ण कर दिया था। कोश प्राचीन कोश ग्रंथों में भी चित्रकला संबंधी सामग्री मिलती है। केशवस्वामी के नानार्यन व संक्षेप में चित्रकार ने तूलिका कूची को वर्तिका कहा है। इसी प्रकार मेदिनी कोश के रचयिता ने चित्रकार को वर्णाट कहा है, जिसका मतलब है अनेक रंगों के विश्लेषण में निपुण होना। कादंबरी 700 ईस्वी। असामान्य गद्यकार कवि व इतिहासज्ञ बाणभट्ट की संस्कृत भाषा में लिखी कृति कादंबरी है, जिसमें 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख हुआ है। नील, पीत, लोहित, धवल, शुक्ल और हरित, कृष्ण, साथ ही वर्णचित्रों, भावचित्रों और रेखाचित्रों की प्रशंसा की गई है। राजप्रासादों तथा राजभवनों आदि में सुरक्षित चित्रशालाओं और चित्रशाला के संबंध की अनेक अनूठी बातों की सूचनाएं देखने को मिलती हैं। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखित ऐतिहासिक गद्य काव्य हर्षचरित के अध्ययन से यह विदित होता है कि उस समय जो वस्तुएं राजा को भेंट में दी जाती थीं, उनमें चित्रण संबंधी सामग्री एवं चित्र भी होते थे। हर्षचरित 5/214 के एक प्रसंग में यह भी वर्णित है कि कुछ लोग परलोक के काल्पनिक चित्र दिखाकर पैसा कमाते थे। दशकुमार चरित 700 ईस्वी। दक्षिणात्य आचार्य दंडी भी बाणभट्ट की भांति प्रौढ़ लेखक और काव्य शास्त्र के क्षेत्र में एकमात्र विद्वान माना जाता था।
दक्षिण भारत के में रजवाड़ों में यह नियम था कि अन्य विषयों की भांति राजकुमार के लिए चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है। दशकुमारचरित में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि कुमार उपहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया था। तिलक मंजरी 10वीं शताब्दी धनपाल द्वारा लिखित गद्यकृति तिलक मंजरी में चित्रकला संबंधी 3 पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख है। 1. निपुण चित्रकार अर्थात चित्रकर्म में अत्यंत निष्णात मास्टर पेंटर। मालविकाग्निमित्र में यह शब्द चित्राचार्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 2. चित्रपट अर्थात किसी संपूर्ण कथा को चित्रों में अंकित करना, जिसको उत्तर रामचरित में विथिका कहा गया है। 3. प्रतिबिंब अर्थात विद्वचित्र, जिसे फारसी में शबीह कहते हैं। प्रतिबिंब चित्रों का अपर नाम प्रकृति चित्र, सादृश्य चित्र या प्रतिछंदक चित्र भी कहा गया है। तिलक मंजरी में गंधर्वक नामक एक युवा चित्रकार द्वारा निर्मित लंबे चित्रपट का वर्णन मिलता है, जिसमें राजकुमारी की चित्रित आकृति के विषय में लिखा है कि वह सुंदर है, जिसमें यथोचित रंगों का प्रयोग है और शरीर के भागों की बनावट आकर्षक है। साथ में सचेतन में दिखाई देने वाले पक्षी तथा मृग सभी जीवंत एवं सुंदर दिखाई देते हैं। कथाश्रित सागर गुणाढ़ की वृहत कथा के संप्रति 3 प्रामाणिक संस्करण मिलते हैं, जो अति उत्तम हैं। प्रथम तो नेपाल के बुद्धस्वामी का श्लोक संग्रह 8वीं-9वीं शताब्दी, दूसरा क्षेमेंद्र का वृहत कथा मंजरी, तीसरा सोमदेव का कथाश्रित सागर। यह लोक संस्करण लोक जीवन के संबंध में होने के कारण सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। सोमदेव व क्षेमेंद्र दोनों कश्मीर के निवासी थे और उनका स्थितिकाल 11वीं शताब्दी ईस्वी था। इसकी अनेक कथाओं में चित्रकला की चर्चाएं देखने को मिलती हैं। एक कथा के अनुसार उद्यन का कुमार नरवाहन दत्त चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला में निपुण था। एक अन्य कथा से भी ज्ञात होता है कि पद्मावती ने वासवदत्ता के घर की भीत पर विरहणी सीता की चित्रित मूर्ति को देखकर आश्वासन प्राप्त किया था। इसी प्रकार मणिपुर की राजकुमारी रुपलता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने हेतु चित्रकार कुमारदत्त के द्वारा राजा पृथ्वीरूप ने अपना एक चित्र भेजा था। एक अन्य कथा से यह भी जानने को मिलता है कि परिव्राजिका कात्यायनी चित्रविद्या में अत्यंत निपुण थी। उसने राजकुमार सुंदरसेन के आग्रह पर राजकुमारी मंदारवती का एक सजीव चित्र अंकित किया था और इसी के प्रकार राजकुमार के मित्रों के आग्रह पर उसने राजकुमार का भी सुंदर चित्र बनाया था। कथाश्रित सागर में वर्णित राजा विक्रमादित्य के दरबारी चित्रकार के संबंध में कहा गया है कि उसका सामंतों के समान स्थान था और जीविकोपार्जन के लिए उसे 100 गांवों की जागीर मिली हुई थी। एक अन्य कथा से यह भी जानने को मिलता है कि राजा नरवाहन दत्त चित्रकला की प्रतियोगिता आयोजित करके बहुधा बड़े बड़े प्रतिस्पर्धी चित्रकारों को पराजित करता था। प्रतिष्ठानगरी के राजा पृथ्वीरूप के दरबार में कुमारदत्त एवं रोलदेव नामक चित्रकार का विदर्भ देश के राजा के दरबार में होने का कथाश्रित सागर में उल्लेख है। इस प्रकार ग्रंथों में अनेक कथाओं के वर्णन से तत्कालीन समाज में चित्रकला के महत्व का पता चलता है। पुराणों में कला विषयक सामग्री विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कलाना प्रवरण चित्रम। इसके अतिरिक्त शिल्प तथा कला विषयक सामग्री का भंडार पुराणों में उपलब्ध है, जैसे अग्नि, हरिवंश, स्कंद और पद्म आदि, जिसका उल्लेख आगे दिया गया है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण यह ग्रंथ 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। विष्णुधर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रेमरिश और बाद में डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है।
चित्रसूत्र के आरंभिक श्लोकों को पढ़कर यह ज्ञात होता है कि चित्रांकन के संबंध में इससे भी पहले ही से विचार होने लगा था और मुनिवर्ग के मनीषी लोग इस क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से भाग लेने लगे थे। इस ग्रंथ में एक कथा का उल्लेख है कि पुराकाल में उर्वशी की सृष्टि करते हुए नारायण मुनि ने लोगों की हित कामना में चित्रसूत्र की रचना की थी। महामुनि ने निकट आई हुई सुंदरियों को छलने के लिए अति सुगंधित आम्र फल का रस लेकर पृथ्वी पर एक रूपवती स्त्री का श्रेष्ठ चित्र बनाया। चित्र में अंकित उस अत्यंत रूपसी स्त्री को देखकर वे सभी सुंदरियां लज्जित हो गईं। इस चित्र से ही नारायण ने विश्वकर्मा को चित्रकला सिखाई और सृष्टि का चित्र चित्रित किया। इस प्रकार चित्रकला के लक्षणों से युक्त उस चित्रकृति को महामुनि ने विश्वकर्मा को समर्पित कर दिया। इसी चित्रसूत्र का श्री गणेश माना जाता है। संपूर्ण चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमालक्षण वर्णन, क्षयवृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगारादि भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कृति में आत्मीयता, वेदना, छंद और अनिर्वचनीय रसमयता है, वही चित्र कहा जा सकता है। चित्रलक्षण में 9 रस माने गए हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। इनका प्रयोग किस रूप में होना चाहिए का भी निर्देश दिया गया है। इस ग्रंथ में 4 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं: सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं: श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नीला। इन 5 रंगों के संयोग से अन्य सैकड़ों रंग बनाने की बात कही गई है। इसी प्रकार भिन्न प्रमाण विधियां तथा नाप जोख की रीतियां बताई गई हैं। प्राचीन आचार्यों ने 5 प्रकार के मनुष्य बताए हैं: हंस, भद्र, मालव्य, रूचक और शशक। अन्य प्रकार की 5 आकृतियों का वर्णन है, यथा नर, क्रूर, असुर, बाल और कुमार तथा बच्चों की आकृतियों इत्यादि का भी वर्णन है। साथ ही उनके माप और लक्षण भी बताए गए हैं। स्त्रियों के बालों, नेत्रों तथा अंग भंगिमाओं के अनेक प्रकार बताए गए हैं। आकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, व्यक्ति चित्रण और लघुचित्र आदि चित्रों के भी भेद बताए गए हैं। अग्निपुराण 200 से 400 ईस्वी के बीच यह महापुराणों में एक प्रौढ़ रचना है, जिसका सांस्कृतिक, साहित्यिक, शिल्प और कला आदि अनेक विषयों की दृष्टि से बड़ा महत्व माना गया है। साथ ही इस पुराण का शिल्पकला विवेचन अधिक वैज्ञानिक और खोजपूर्ण भी है। इसके 42 से 46, 49 से 55, 60 से 62, 104 और 106 इन 16 अध्यायों में शिल्प के अनुभागों की विस्तार से विवेचना की गई है। ग्रंथ के 13 अध्यायों में केवल मूर्तिकला पर प्रकाश वर्णित है। हरिवंश पुराण 400 ईस्वी 2-118-6270 के प्रसंग में यह बताया गया है कि वाणासुर की पुत्री उपा को उदास देखकर उसकी सखी चित्रलेखा ने संसार भर के तत्कालीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र उकेरकर उसके सामने प्रस्तुत किए थे, जिनको देखकर उसने अपना प्रियतम पहचान लिया था। मत्स्य पुराण 500 ईस्वी इसके लगभग 8 अध्यायों में शिल्प तथा कला की चर्चा की गई है। स्कंध पुराण 800 ईस्वी इसके माहेश्वर और वैष्णव नामक खंडों में शिल्प और कला के संबंध में उपयोगी बातें की गई हैं। इस पुराण के नागर खंड से ज्ञात होता है कि राजकुमारी रत्नावली जब विवाह योग्य हो गई थी तो उसके पिता अनर्तराज ने सुयोग्य वर की तलाश के लिए दूर दूर देशों में अपने चित्रकारों को भेजा था कि वे प्रत्येक सुयोग्य राजकुमार का चित्र खींचकर उसके राज्य में उपस्थित करें। इस प्रकार चित्रकारों के द्वारा लाए गए चित्रों को देखकर राजकुमारी ने अपने लिए वर का चुनाव कर लिया था। पद्म पुराण 1200 से 1500 ईस्वी
इसके उत्तरखंड 221/1 से 11 में कहा गया है कि केरल राज्य के मंत्री की सुपुत्री ने तीर्थ यात्रा की चित्र पुस्तिका राजकुमारी हेम गौरांगी को दिखाई थी। इस तीर्थ पुस्तिका को देखकर राजकुमारी ने निश्चय किया था कि उसमें निर्दिष्ट तीर्थों का वह अवश्य भ्रमण करेगी। इसी पुराण के सृष्टि खंड 431/441 में कहा गया है कि भगवान शंकर के क्रीड़ा गृह की भीत पर पालतू मयूरों और राजहंसों के भव्य चित्र उकेरे हुए थे। जैन व बौद्ध कृतियों में चित्रकला। जैन व बौद्धों के प्राकृत तथा पाली भाषाओं में रचित ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि पढ़े लिखे विद्वान एवं साहित्यकार और जन सामान्य का चित्रकला के प्रति अनुराग था। चित्रकला के क्षेत्र में श्वेतांबरीय जैनों का महत्वपूर्ण योग रहा है। उनके व्याकरण ग्रंथ प्रश्न व्याकरण सूत्र 2 मई 2016 में चित्रों की 3 प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। संचित में मानव, पशु व पक्षी, अचित में नदी, पहाड़, आकाश, नदी और मिश्र संयुक्त हैं, और जो चित्र लकड़ी, कपड़े और पत्थर पर अनेक रंगों के योग से उकेरे जाते हैं, उन चित्रों का सामूहिक नाम लेपकंप कहा गया है। मिट्टी, पत्थर तथा हाथीदांत पर भी चित्र बनाने की प्रथा थी। जैन ग्रंथों में हमें अल्पना चित्रों की परंपरा का पता चलता है, जो उस समय प्रचलित लोक कला का उन्नत स्वरूप था। तत्कालीन राजवर्ग के व्यक्तियों में चित्रकला के प्रति अनुराग का पता नायधम भिखाओ 1 जनवरी 2017 की कथा से विदित होता है कि महाराज श्रेणिक के महल की दीवारों पर अच्छे चित्र उकेरे हुए थे। ठीक उसी प्रकार के चित्र मेघकुमार के महल में भी सज्जित थे। 1 जनवरी 2018 राजवर्गीय व्यक्तियों के अतिरिक्त जन सामान्य में भी चित्रकला को एक मनोरंजन के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठा पाए देखते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के ग्रंथ अंतर्गर्दसाओ 6/3 में लिखा है कि नागरिकों ने अपने मनोविनोद के लिए कुछ ऐसी संस्थाओं की स्थापना की थी, जहां वे संध्याकाल में अवकाश के समय एकत्र होकर अपना मनोविनोद किया करते थे। नाया धम्म कहाओ 1/16/77 से 80 से यह पता चलता है कि चंपा नामक नगरी में ऐसी ही ललित गोष्ठी ललियायणाम गोष्ठी नाम की एक प्रमोद सभा विद्यमान थी। 11वीं-12वीं शताब्दी में रचित जैन साहित्य की कथा कृतियों में चित्रकला के संबंध में बड़ी ही उपयोगी चर्चाएं देखने को मिलती हैं। सुरसुंदरी कहा 1038 ईस्वी। सुरसुंदरी कहा प्राकृत मागधी भाषा की जैन कहानी है, जिसमें चित्रकला का वर्णन है, जो इस प्रकार है। एक चित्रकार ने कक्ष के धरातल पर एक मोर पंख का चित्र इस प्रकार अंकित किया कि उठाने वाले व्यक्ति के नख में चोट आ गई। एक अन्य श्लेषोक्ति के द्वारा किसी नायक की एकांत प्रेमासक्ति को भ्रमर और कुमुदिनी का चित्र बनाकर व्यक्त किया गया। तरंगवती 11वीं-12वीं शताब्दी। तरंगवती भी एक जैन कथा है, जो संभवतः आधभृत्य राजाओं के आश्रय में निर्मित हुई, जिसमें प्रेम प्रसंग के रूप में चित्रकला का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। तरंगवती नायक जब विदेश चला जाता है, तो नायिका तरंगवती नायक की खोज में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन करती है, ताकि उसका रुष्ट प्रेमी पति उस प्रदर्शनी को देखने के बाबत ही आ जाए। त्रिषष्टि शलाका पुरुषचरित 1082 से 1172 ईस्वी। इस महाकाव्य की रचना जैनाचार्य हेमचंद ने की थी, और श्वेतांबर जैन लोगों में इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। इसकी कथा के अनुसार उस समय राजदरबार में अनेक चित्रकारों की एक विशेष सभा होती थी, जो भित्तिचित्रों से सुसज्जित होती थी। बौद्धों के पिटकों, जातकों तथा गाथा विषयक अनेक ग्रंथों में तत्कालीन समाज में प्रचलित मनोरंजन के साधनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें चित्रकला का भी एक स्थान है। विनय पिटक 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। यह पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है। 5 जून 1936 इसके एक प्रसंग में बताया गया है कि कौशलराज प्रसेनजित के प्रमोद उद्यान के एक भाग में मनोरम चित्रागार चित्र संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जिसे देखने लिए प्रतिदिन लोगों का मेला लगा रहता था।
यहाँ तक कि अनेक प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ भिक्षुणियां इन चित्रों को देखने का लोभ संवरण न कर पाती थीं। कुछ बौद्ध ग्रंथों से यह भी ज्ञात होता है कि उस युग में चित्रकर्म को आजीविका का एक साधन भी माना जाता था। जातक में 1 अप्रैल 2018 चित्तकर्म से लित्तक अथवा सेखरा खियन सिप में थक्का लगाने की कला का उल्लेख है। धम्मपद 2/69 के एक प्रसंग में बताया गया कि वाराणसी निवासी एक ब्राह्मण इस विद्या में इतना निपुण था कि वह चक्का चलाकर बरगद की पत्तियों पर हाथी, घोड़े आदि जानवरों के चित्र बनाकर बदले में भोजन या भोजन सामग्री प्राप्त करता था। जातक ग्रंथों 6/333, 6/432 में यह बताया गया है कि ओसधी नामक एक राजकुमार ने अपने सहयोगियों से चंदा एकत्र करके भव्य क्रीड़ाशाला का निर्माण करवाया, जिसकी दीवारों को चारों ओर से सुंदर सुंदर चित्रों से सज्जित करवाया। इसी ग्रंथ की अन्य कथा से पता चलता है कि महोस घनाक कुमार ने पातालपुरी के महल में पत्थर की सुरमय स्त्री मूर्तियां, दीवारों पर इंद्र की क्रीड़ा भूमि, समुद्र से परिवृत्त सिनेरु पर्वत, महासमुद्र, चारों महाद्वीप, नागाधिराज हिमालय, अनुत्तम झील, चंद्र, सूर्य, चतुर्महाराजिक और स्वर्ग आदि के उत्कृष्ट चित्र बनवाए थे। थेरागाथा 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में कहा गया है कि राजा बिंबिसार 543 से 614 ईसा पूर्व ने रागुन के राजा तिस को बुद्ध भगवान की जीवनी का एक चित्र फलक और स्वर्णपत्र पर अंकित भागवत तथागत के जीवन वृत्तों के दृश्य भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। मिलिंद प्रश्न 2/121 में कहा गया है कि दान के समय चित्र नहीं दिए जाने चाहिए। कुछ कला प्रेमी राजाओं ने चित्रकला की शिक्षा के लिए कला निकेतनों को भी स्थापित किया था। महावंश के एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि महाराज ज्येष्ठतिष्य एक अच्छे चित्रकार थे और अपने इसी कला प्रेम के कारण उन्होंने अपनी प्रजा में चित्रकला के प्रचारार्थ चित्र विद्या शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किया था। इन सभी बातों के बावजूद जैन और बौद्ध युग में हमें एक अन्य बात देखने को मिलती है। आचारांग सूत्र 22313 से ज्ञात होता है कि बौद्ध भिक्षुणियों, जैन साधुओं और ब्रह्मचारियों को चित्रशालाओं में जाने तथा ऐसे स्थानों पर रुकने के लिए कठोर प्रतिबंध लगा हुआ था। राजा नल के प्रमोद भवन की भित्तियों तथा दीवारों पर जो चित्र बने थे वे जीवंत थे। चित्रकला की प्रविधि। चित्र रचना एक लंबी साधना है। उसकी सिद्धि के मार्ग बड़े दुर्गम हैं, किंतु उसके परिणाम भी उतने ही श्रेष्ठ हैं। भारतीय दृष्टिकोण से श्रेष्ठ चित्रकर्म को ऐहिक लोकयात्रा का साधन और पारलौकिक निःश्रेयस का कारण बताया गया है। एक सिद्ध एवं व्युत्पन्न चित्रकार की ठीक वही स्थिति है जो कि एक योगी तथा तत्वविद की बताई गई है। एक दृष्टि से इन दोनों में चित्रकार को ही कुछ ऊंचा पद दिया गया है। एक तत्वविद अपने लिए ऐसे लोक का निर्माण करता है जहां सर्वमान्य की पहुंच नहीं होती और जहां ऐहिक जीवन के सुखोपभोगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु एक चित्रकार इस भौतिक जीवन में आनंद लाभ तथा यश का अर्जन कर परम आनंद तथा यश को भी प्राप्त करता है। उसके लिए उसे वर्षों के अभ्यास और अनवरत अध्ययन की आवश्यकता है। यहाँ अभ्यास और अध्ययन की उस सामग्री को प्रस्तुत किया जाएगा जिसको जानना एक चित्रकार के लिए आवश्यक बताया गया है। अभ्यास और अध्ययन की इसी सामग्री को चित्रकला की प्रविधि के नाम से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्राविधिक ज्ञान को हृदयंगम कर लेने के बाद हम भारतीय चित्रकला की परंपराओं, उसकी तकनीकों और उसके वास्तविक ध्येयों को उचित रूप से ग्रहण कर सकते हैं अथवा उसमें प्रविष्ट होकर उसके जीवन तत्वों को ग्रहण कर उन्हें आधुनिक रूपों में ढाल सकने की चेष्टा कर सकते हैं। कामसूत्र में वर्णित 64 कलाएं। प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। भारत की इस 64 कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है।
कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है और वहां निर्देश किया गया है कि सभी नागरिकों को इन कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इन 64 कलाओं की नामावली इस प्रकार है। 1 गीतम संगीत, 2 वाद्यम वाद्य वादन, 3 नृत्यम नाच, 4 आलेख्यम चित्रकला, 5 विशेषकच्छेद्यम पत्तियों को काट छांट कर विभिन्न आकृतियां बनाना या तिलक लगाने के लिए विशेष प्रकार के सांचे बनाना, 6 तंडुल कुसुमावलविकारा, देवपूजन के समय विभिन्न प्रकार के जौ चावल तथा पुष्पों को सजाना, 7 पुष्पास्तरणम कक्षों तथा भवनों के उपस्थानों को पुष्पों से सजाना, 8 दशमस्नांगराग दांत वस्त्र और शरीर के दूसरे अंगों को रंगना, 9 मणि भूमिका कर्म घर के फर्श को मणि मोतियों से जड़ित करना, 10 शयनचन शया को सजाना, 11 उदकवाद्यम पानी में ढोलक की सी, 13 चित्राश्वयोगा आवाज निकालना, 12 उदकाघात पानी की चोट मारना या पिचकारी छोड़ना को विनष्ट करने के लिए तरह तरह के योगों का प्रयोग करना, 14 माल्यग्रंथन विकल्पा पहनने तथा चढ़ाने के लिए फूलों की मालाएं बनाना, 15 शेखर का पीड्योजन शेखर तथा आपीड़ जेवरों को उचित स्थान पर धारण करना, 16 नेपथ्य प्रयोगा अपने शरीर को अलंकारों और पुष्पों से भूषित करना, 17 कर्णपत्र भंगा शंख हाथीदांत आदि के कर्ण आभूषण बनाना, 18 गंधयुक्ति सुगंधित धूप बनाना, 19 भूषणयोजन भूषण तथा अलंकार पहनने की कला, 20 ऐन्द्रजाल जादू का खेल दिखाकर दृष्टि को बांधना, 21 कौचुमार योग बल वीर्य बढ़ाने की औषधियां बनाना, 22 हस्तलाघवम हाथ की सफाई दिखाना, 23 विचित्र शाक्यूष भक्ष्य विकार क्रिया अनेक प्रकार के भोजन जैसे शाक रस मिष्ठान आदि बनाने की निपुणता, 24 पान करसरागास्वयोजन नाना प्रकार के पेय शरबत बनाना, 25 सूचीवान कर्माणी सुई के कार्य में निपुणता, 26 सूचन क्रीड़ा सूत में करतब दिखाना, 27 वीणाडमरुक वाद्यानी वीणा और डमरू आदि वाद्यों को बजाना, 28 प्रहेलिका पहेलियों में निपुणता, 29 प्रतिभाला दोहा श्लोक पढ़ने की रोचक रीति, 30 दुर्वाचक योग कठिन अर्थ और जटिल उच्चारण वाले वाक्यों को पढ़ना, 31 पुस्तक वाचन मधुर स्वर में ग्रंथ पाठ करना, 32 नाटकाख्यायिकादर्शनम नाटकों तथा उपन्यासों में निपुणता, 33 काव्य समस्यापूर्णम समस्या पूर्ति करना, 34 पट्टिका वित्रवान विकल्पानी छोटे उद्योगों में निपुण, 35 तक्षकर्मणि लकड़ी धातु आदि की चीजों को बनाना, 36 तक्षणम बढ़ी के कार्य में निपुण, 37 वास्तुविद्या गृह निर्माण कला, 38 रूप्यरल परीक्षा सिक्कों तथा रत्नों की, 39 धातुवाद धातुओं को मिलाने तथा शुद्ध करने की कला, 40 मणिरागाकार ज्ञानम मणि तथा एफ्टिक कांच आदि के रंगने की क्रिया का ज्ञान, कृषि विद्या, 42 मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि मेढे मुर्गे और तीतरों की लड़ाई परखने की कला, 43 शुक सारिका प्रलापन शुक सारिका को सिखाना तथा उनके द्वारा संदेश भेजना, 44 उत्सादने संवादने केशमर्दने च कौशलम हाथ पैर से शरीर दबाना केशों को मलना उनका मैल दूर करना और उनमें तैलादि सुगंधित चीजें मलना, 45 अक्षर मुष्टिका कथन अक्षरों को संबद्ध करना और उनसे किसी संकेत अर्थ को निकालना, 46 म्लेच्छित विकल्पा सांकेतिक वाक्यों को बनाना, 47 देश भाषा विज्ञानम विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञान, 48 निमित्त ज्ञानम शुभाशुभ शकुनों का ज्ञान, 49 पुष्पशकटिका पुष्पों की गाड़ी बनाना, 50 यंत्र मात्रिका चलाने की कले तथा जल निकालने के यंत्र आदि बनाना, 51 धरण मात्रिका स्मृति को तीव्र बनाने की कला, 52 संपाठ्यम स्मृति तथा ध्यान संबंधी कला, 53 मानसी मन से श्लोकों तथा पदों की पूर्ति करना, 54 काव्य क्रिया काव्य करना, 55 अमिधान कोश छंदोपज्ञानम कोश और छंद का ज्ञान, 56 क्रियाकल्प काव्यालंकार ज्ञानम काव्य और अलंकार का ज्ञान, 57 छलित योग रूप और बोली छिपाने की कला, 58 वस्त्रगोपनानी शरीर के गुप्तांग को कपड़े से छिपाना, 59 द्यूत विशेष विशेष प्रकार का जुआ, 60 आकर्षक क्रीड़ा पासों का खेल खेलना, 61 बालक्रीडनकानी बच्चों का खेल, 62 वैनिय की नाम अपने पराये के साथ विनयपूर्वक शिष्टाचार दर्शित करना, 63 वैज्य की नाम शस्त्र विद्या,
64 व्यायामिकीना च विद्याना ज्ञानम व्यायाम शिकार आदि की विद्याएं। चित्रकला के 6 अंग। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधरा ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधरा ने आलेख्य चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। इसी प्रकार श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कला पुनर्जागरण हेतु चित्र सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर भी कला मनीषियों का ध्यान आकृष्ट किया। इसी धुन में उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन के योजनांतर्गत षडांग 6 लिम्ब्स ऑफ पेंटिंग्स 6 लिम्ब्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तिका का प्रकाशन सन 1921 में कराया। उनकी इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चौथे स्थान पर आलेख्यम चित्रकला के संदर्भ में यशोधरा पंडित की कामसूत्र वाली टीका जयमंगला 11वीं 12वीं वाला यह श्लोक है। रूपभेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजन सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। इसमें चित्रकला के 6 अंग बताए हैं जो निम्न हैं। 1 रूपभेदा दृष्टि का ज्ञान नॉलेज ऑफ अपीयरेंसेस। 2 प्रमाण ठीक अनुपात नाप तथा बनावट अकरक परसेप्शन मेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्स। 3 भाव आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे द एक्शन ऑफ फीलिंग्स ऑन फॉर्म्स। 4 लावण्य योजना कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेस आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। 5 सादृश्य देखे हुए रूपों की समान आकृति सिमिलिट्यूड्स। 6 वर्णिका भंग रंगों तथा तूलिका के प्रयोग में कलात्मकता आर्टिस्टिक मैनर इन यूजिंग द ब्रश एंड कलर्स। 1 रूप भेद कलाकार के चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है और रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है। प्रत्येक आकृति में ऐसी भिन्नता या चारित्रिक विशेषता प्रदर्शित होनी चाहिए जिससे अमुक आकृति को पहचाना जा सके, यानी माता के रूप से माता और छाया के रूप में छाया का आभास हो, तभी रूप रचना सार्थक और सत्यता लिए होगी। रूप का साक्षात्कार आत्मा तथा आँखों दोनों द्वारा किया जा सकता है। चक्षुओं के द्वारा हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, छोटापन, मोटापन, पतलापन, सफेद या कालेपन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु उस वस्तु में निहित व्यापक सौंदर्य को हम आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। सर्वप्रथम नेत्रों का संबंध रूप से होता है, फिर धीरे धीरे हम उसे आत्मा द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। यह वस्तु छोटी है, यह बड़ी है, यह एक कोण है, यह नाना कोण है, यह कठिन है, यह कोमल है। इस प्रकार हम एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना कर अपनी आँखों द्वारा उनके रूपभेद को समझने लगते हैं। किसी भी कलाकृति के बाह्य अभ्यंतर की परीक्षा हम उस वस्तु को देखकर करें या मस्तिष्क के द्वारा करें, दोनों दशाओं में हमारे अंदर रुचि का होना आवश्यक है। जिस समय हम किसी वस्तु को देखते हैं और उसमें निहित रुचि हमारे भीतर की रुचि से मिल जाती है, तभी हम उस कृति की वास्तविक सुंदरता या असुंदरता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी कलाकृति में रूप एवं रेखा जितनी स्पष्ट, स्वाभाविक और सुंदर होगी, चित्र उतना ही उत्कृष्ट होगा। अजंता के माता पुत्र वाला चित्र या पद्मपाणि बोधिसत्व वाले भगवान बुद्ध का विशाल रूपांकन रूपभेद का सार्थक उदाहरण है। इसी प्रकार राजस्थानी चित्रों में कृष्णलीला विषयक एवं मुगल चित्रों के दरबार दृश्यों में शहंशाह की शबीह रूप के भेद को दर्शाती है। आथ रूप का निर्माण तथा चित्र में विभिन्न रूपों का नंदतिक संयोजन तभी संभव है जब चित्रकार रूप, अर्थ एवं रूप भेद में पारंगत हो। इस प्रकार रूप भेदों में अनभिज्ञ होने के कारण चित्रों की वास्तविकता को नहीं आंका जा सकता। 2 प्रमाण इसका अर्थ आकृतियों का ठीक ज्ञान। इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह आकृतियों का माप या फैलाव तथा सभी आकृतियों का एक दूसरे से संबंध और आकृतियों के तान तथा वर्ण इत्यादि का चित्र भूमि से संबंध निश्चित करता है। प्रमाण चित्र विद्या का वह अंग है
जिसके द्वारा हम प्रत्येक चित्र का मान निर्धारित कर सकते हैं। मूल वस्तु की यथार्थता का ज्ञान उसमें भर सकें। इसीलिए प्रत्येक कलाकार में पर्याप्त प्रमाण शक्ति का होना आवश्यक है, तभी वह अपनी कृति में चित्रकला के इस विशेष गुण का सन्निवेश कर सकता है। अनुपात के लिए उचित ज्ञान को प्रमा के नाम से भी संबोधित किया गया है। यह प्रमा हमारे अंतःकरण का ऐसा मापदंड है जिससे हम सीमित और अनंत दोनों प्रकार की वस्तुओं को नाप सकते हैं। प्रमा से केवल समीप या दूरी का ही बोध नहीं होता, अपितु को कितना दिखाने से वह अधिक मनोहारी लग सकती है, इसका भी वह निश्चय किस वस्तु करता है। उदाहरण के लिए ताजमहल अपने बहुमूल्य होने के कारण सुंदर नहीं है, बल्कि उसकी परिमिति ने ही उसको श्रेष्ठ एवं सुंदर बनाया है। प्रमा द्वारा ही हम मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की भिन्नता और उनके विभिन्न भेदों को ग्रहण कर सकते हैं। पुरुष और स्त्री की लंबाई में क्या भेद होना चाहिए, उनके समस्त अवयवों का समावेश किस क्रम में होना चाहिए, अथवा देवताओं और मनुष्यों के चित्रों में कद का क्या मान है, यह प्रमा वाले प्रमाण के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। भीमकाय आकृति शक्ति का प्रदर्शन तो करती है, लेकिन सौंदर्य प्रदान नहीं करती। रावण का वृहद तथा अतिशय प्रमाण वाला रूप श्री राम के सौम्य व उचित प्रमाण वाले रूप के सामने कलात्मक आधार पर फीका लगता है। चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। 1. मानव 10 ताल, पांडव राम कृष्ण शिव आदि। 2. भयानक 12 ताल, भैरव वराह। 3. राक्षस 16 ताल, कंस रावण। 4. कुमार 8 ताल, वामन। 5. बाल 5 ताल, बाल गोपाल। भारतीय कला मनीषियों ने प्रमाण को ताल, कार्य प्रमाण अथवा मनोत्पत्ति के नाम से भी संबोधित किया है। उदाहरण के लिए अपभ्रंश चित्रों में पशु, पक्षियों एवं पेड़ों के आलेखन में मनोत्पत्ति का अभाव होने से वे नीरस लगते हैं, क्योंकि संबद्धता के सिद्धांत के आधार पर वे आलेखन से अलग थलग अभिव्यंजक होते हुए भी अरुचिकर हैं। अत एक चित्रकार के लिए उचित प्रमाण के व्यवहार हेतु अपनी प्रमा शक्ति का अबाध विकास करना अति आवश्यक है। 3. भाव। चित्र में रूप के प्रामाणिक होने के साथ साथ उसमें भावयुक्त सौंदर्य भी होना चाहिए। भाव कहते हैं आकृति की भंगिमा को, उसके स्वभाव, मनोभाव और उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को। इसे आँखों से भी पकड़ा जा सकता है, जैसे आकृति की भंगिमाओं से, जैसे नए फूल, हरे पत्ते, झुके वृक्ष, गाल पर हाथ रखकर बैठना, आँखों पर आंचल डालकर रोना आदि से। भारतीय दर्शनशास्त्र और काव्यशास्त्र में भावों की महत्ता पर बहुत ही बारीकी एवं विस्तार से विचार किया गया है। शरीर और इंद्रिय सभी विकार की स्थिति पैदा करना भाव का कार्य है। विभावजनित चित्रवृत्ति का नाम भाव है। निर्विकार चित्र में प्रथम विक्रिया की उत्पत्ति भाव के द्वारा ही होती है। उदाहरण के लिए एक योगी योग से विचारों को करके अपनी आत्मा से संबंध स्थापित करता है, तथा चित्रकार भी अपने मानस के रूप रचकर चित्रभूमि पर उसे रेखांकित करता है। आँखों का चितवन, भंगिमा, हस्त मुद्राओं तथा वर्ण व्यवहार एवं संयोजन शैली में भाव की एक सहज अभिव्यंजना संभव हो जाती है। अंडाकार चेहरा सात्विकता का भाव प्रदान करता है, जबकि पान के पत्तों वाला चेहरा चंचलता का द्योतक है। इसी प्रकार मीनाक्षी चंचलता, मृगाक्षी सरलता व निरपराधिता, पटोलाक्षी सात्विकता व शांति और खंजनाक्षी प्रसन्नता आदि भावों का प्रदर्शन करती हैं। जिस प्रकार संभंग सौम्यता का परिचायक है, वहाँ अन्य भंगिमाएं त्रिभंग, अभंग और अतिभंग क्रियाशीलता व प्रखरता का द्योतक हैं। इस प्रकार चित्र में भाव भंगिमा दर्शाना तो सरल है, पर व्यंग्य देना सरल नहीं। उदाहरण के लिए भिखारी को दिखाना हो तो उसका पुराना कटोरा दिखाने से आशय पूर्ण नहीं होता, अतः व्यंग्य से दुर्बल, फटेहाल भिखारी एवं टूटे फूटे पात्र का अंकन भी करना होगा। भाव की ऐसी समस्या का समाधान व्यंजना शक्ति से किया जाता है।
ऐसी दशा में कलाकार चित्र की पृष्ठभूमि में ऐसे प्रतीकों का या सहायक रूपों का संयोजन करता है जिससे अभीष्ट भाव का उदय हो। भाव व रस की प्रधानता के कारण ही राजस्थानी चित्रशैलियां आज संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, क्योंकि सच ही कहा गया है कि रस से परमानंद की प्राप्ति होती है। रसो वैसा, यही भारतीय चित्र की आत्मा है, सौंदर्य है। इस प्रकार चित्रकला में भावाभिव्यंजना को बड़ा महत्व दिया गया है। भिन्न भावों की अभिव्यंजना से शरीर में भिन्न भिन्न विचारों का जन्म होता है और भाव एक मानसिक प्रक्रिया भी है। मन में जिस रस का जो भाव पैदा होता है, उसी के अनुसार शरीर में भी परिवर्तन के लक्षण प्रकट होते हैं। भावाभिव्यंजना के दो रूप हैं, प्रकट और प्रच्छन्न। प्रकट भाव रूप को हम आँखों से प्रकट कर सकते हैं, किंतु उसके प्रच्छन्न स्वरूप को व्यंजना के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। बसंत में नए फूलों व उनकी सजीव भावभंगिमा में, समुद्र के तांडव गर्जन में, गालों पर हाथ रखकर बैठने में, आँखों पर आंचल डालकर रोने से अस्त व्यस्त वेश के धारण करने में, पलकों का झुकना, अधरों में कंपन और हाथ में हाथ रखने पर जो भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम आँखों में देख सकते हैं। 4. लावण्य योजना। लावण्य कहते हैं रूप परिमिति को। रूप, प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी परम आवश्यक है। प्रमाण जिस प्रकार रूप को ठीक परिमिति देता है, वैसे ही लावण्य भी परिमिति देता है, उत्कर्षता प्रदान करता है। जिस प्रकार भाव आभ्यंतर सौंदर्य का बोधक है, लावण्य बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक। चित्र में अलंकृति का समावेश लावण्य की बाह्य योजना द्वारा संभव है। इससे चित्र में कांति और छाया का सुंदर समावेश होता है और चित्र को नयनाभिराम एवं प्राणवान बनाया जाता है। जिस प्रकार रुचि रूप को दीप्ति देती है, उसी प्रकार लावण्य भाव को दीप्ति देता है। यह भोजन में नमक की भांति सदैव रूप में निहित रहता है। लावण्य चित्र में सबसे अधिक कार्य करता है, लेकिन उसका आडंबर सबसे कम होता है। रूप गोस्वामी ने मोती की तरलता की भांति अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहा है। लावण्य योजना भाव का अवरोधक न होकर उसकी सौंदर्यानुभूति एवं कांति को बढ़ाता है। प्रमाण और रूप की समुचित योजना के बावजूद लावण्य के बिना चित्र में सुंदरता की अभिव्यंजना हो नहीं सकती। लावण्य तो मानो कसौटी पर सोने की रेखा है अथवा पहनने की साड़ी पर सुनहरी किनारी। इस प्रकार रेखा व रंग जब आकृति में स्वयं ही जीवित हो उदे, तो लावण्य की आभा एक मनुहार बन जाती है। मुत्ताफले पुच्छायास्तर लत्वमिवांतरा प्रतिभाति यंदगेशु तल्लावण्य मिहोचते। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की लावण्य की यह व्याख्या रूप गोस्वामी के अनुरूप नहीं है। शरीर के अंगों की निर्मलता में सौंदर्य की झलक को ही लावण्य कहा है। शोभा, कांति, दीप्ति आदि इसी के अन्य भेद हैं, जो अंगों की ठीक बनावट, अस्थियों तथा संधियों के उचित सन्निवेश और शरीर में काम, मनमथ के समावेश से उत्पन्न लज्जा की लालिमा आदि से संबंधित है। 5. सादृश्य। किसी मूल वस्तु, पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाने का नाम ही सादृश्य है और किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सादृश्य का कार्य है। चित्र सत्य पर या कल्पना पर आधारित हो। चित्रित व्यक्ति या आकृति को दर्शक यदि तुरंत पहचान जाए तो सादृश्य सही माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कृष्ण या बुद्ध का चित्र अंकित करना चाहें तो हमें उनकी चारित्रिक विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। कृष्ण को बांसुरी व मोर मुकुट के साथ, तो गौतम को कटे केश, हाथ की मुद्रा अहिंसा का संदेश देती हुई तथा भिक्षा पात्र लिए अंकित करना होगा। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना सादृश्यता उत्पन्न करना माना है। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का भाव उत्पन्न होता है या भिन्नता होते हुए भी यदि दोनों वस्तुओं में समानता है, तो उनका अपना अपना स्वभाव है।
लहरदार आकृति की समानता होने के कारण वेणी से सर्प सादृश्य किया गया है, परंतु ये दोनों भिन्न हैं, क्योंकि सर्प का धर्म है जमीन पर सरकना और वेणी का धर्म है सिर से लटकना। यदि जमीन पर वेणी पड़ी हो तो उसका धर्म सर्प का भय दिखाना नहीं। सादृश्य तभी सही व सच्चे रूप में होगा जब जहांगीर के चित्र को दर्शक जहांगीर का ही कहें, औरंगजेब का नहीं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्रसूत्र नामक अध्याय में सादृश्य को प्रमुख वस्तु माना गया है। चित्र सादृश्यकरणम प्रधानम परिकीर्तितम। चित्रसूत्र 6 वर्णिका भंग। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं। वर्ण ज्ञान और वर्णिका क्योंकि पडंग साधना की सबसे अधिक कठोर साधना है। किस स्थान पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वर्णिका भंग के द्वारा ही जानी जा सकती हैं। रंगों के भेदभाव से ही हम वस्तुओं की विभिन्नता व्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। चित्र पडंगों में वर्णिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसीलिए रखा गया है क्योंकि पडंग साधना का चरम बिंदु है। शेष पांचों अंगों की सिद्धि हम कागज पर बिना एक भी रेखा खींचे केवल मन और दृष्टि के गंभीर चिंतन के द्वारा भी कर सकते हैं, किंतु वर्णिका ढंग के ज्ञान के लिए हमें तूलिका लेकर दीर्घ अभ्यास करना पड़ेगा, या यूं कहिए कि वर्ण ज्ञान के बिना शेष 5 अंगों की साधना का हमारा सारा प्रयास ही व्यर्थ है। इसीलिए महादेव पार्वती से कह रहे हैं, वर्ण ज्ञान यदा नास्ति की तस्य जप पूजनीय है। यद्यपि प्रमुख वर्ण 5 प्रकार के माने गए हैं, किंतु इनके सम्मिश्रण से सैकड़ों उपवर्गों की सृष्टि होती है। वातावरण में पाए जाने वाले पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, वृक्ष, लता आदि विभिन्न प्रकार के चित्रों में रंगों का उचित प्रयोग होना चाहिए और यह चित्रकार के लिए जानना जरूरी है, और इसका ज्ञान वर्णिका भंग की साधना के अभ्यास से ही संभव है। कलाकार के लिए रंग का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं, उसके रूप एवं तत्व को भी जानना होगा। उदाहरण के लिए फूलों को केवल रंगों द्वारा ही नहीं अपितु उनके सौरभ को भी दिखाना होगा। इसी प्रकार सूर्य की किरणों का रंग दिखा देना ही पर्याप्त न होगा, उसमें सुबह, दोपहर और संध्या के समय उसका उत्ताप कैसा होता है यह दिखाना भी आवश्यक होगा। वर्ण ज्ञान का यही आशय है और इसीलिए वर्णिका भंग चित्र के पडंगों में सबसे कठिन साधना होती है। उदाहरण के लिए मुगल चित्रों में परदाज, अजंता भित्ति चित्रों की चित्रभूमि प्रविधि और उड़ीसा के ताड़पत्रों का लेखन इत्यादि के लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है। इसीलिए मुगल तथा राजस्थानी चित्रों की प्रतिकृतियां करने के लिए नौसिखिए चित्रकारों को आज भी परंपरागत शैली में प्रवीण करने के लिए उन्हें वसली की तैयारी के माध्यम से प्राथमिक ज्ञान दिया जाता है।